इलेक्शन में सबसे पहले बात आजमगढ़ से अखिलेश की हुंकार 80 सीटों की ललकार, क्योंकि अब तक सिर्फ भाजपा 80 सीट जीतने का दम भर रही थी, लेकिन अब अखिलेश ने यह साफ कर दिया है कि समाजवादी पार्टी 24 की लड़ाई यूपी की हर सीट पर लड़ेगी। अखिलेश ने यह बात उस आजमगढ़ से कही जहां से पिछली बार उन्होंने खुद चुनाव लड़ा था, लेकिन जब अखिलेश ने सांसदी छोड़ी, विधायकी चुनी, तो सपा ये बाजी उपचुनाव में हार गई। अब सवाल इस बात का है कि क्या समाजवादी पार्टी 24 की पिच पर भाजपा को टक्कर दे पाएगी? ये रिपोर्ट देखिए, क्योंकि दोनों के बीच एक बड़ी टक्कर इस साल होने वाली है। आजमगढ़ से अखिलेश की हुंकार, 80 सीट वाली ललकार। समाजवादी पार्टी और गठबंधन मिलकर के 80 की 80 सीटें लड़ेगा। भाजपा पर मैनपुरी वाला तंज, सज गया 24 का मंच। अभी भारतीय जनता पार्टी ने जो हार देखी है, मैनपुरी में जो हार हुई है, वो अभी तक आकलन नहीं कर पाए। 24 की चुनावी जंग भले अभी एक साल बाद हो, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति अभी से जोर पकड़ने लगी है, क्योंकि जब से भाजपा ने उत्तर प्रदेश में अपने लिए 80 सीट का टारगेट सेट किया, समाजवादी पार्टी भी एक्शन में आ गई, क्योंकि आजमगढ़ की धरती से अखिलेश यादव ने सभी 80 सीटों पर फतेह हासिल करने की बात कह दी है। समाजवादी पार्टी और गठबंधन मिलकर के 80 की 80 सीटें लड़ेगा। लेकिन अखिलेश यही नहीं रुके, उन्होंने भाजपा पर हमला बोलते हुए यहाँ तक कह दिया कि भाजपा अब तक मैनपुरी में अपनी हार का आकलन नहीं कर पाई है। अभी भारतीय जनता पार्टी ने जो हार देखी है, मैनपुरी में जो हार हुई है, वो अभी तक आकलन नहीं कर पाए कि इतना बुरा क्यों हारे। और बुरा इसलिए हारे कि महंगाई का इनके पास जवाब नहीं है, बेरोजगारी का जवाब इनके पास नहीं है, किसान की आय दोगुनी का जवाब नहीं है। दरअसल जब से सपा ने मैनपुरी में भाजपा को शिकस्त दी, अखिलेश बार बार मैनपुरी का जिक्र कर कार्यकर्ताओं को ये संदेश देने की कोशिश में है कि जो जीत मैनपुरी में मिली वो कहीं भी मिल सकती है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जो कमाल सपा ने मैनपुरी में किया, क्या वो यूपी की दूसरी सीटों पर होगा? क्योंकि सपा में कितना दम है, इसका एक बड़ा टेस्ट इसी साल निकाय चुनाव में हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बात रंगदारी का रंगलाल पुलिस की कार्रवाई पर सवाल, क्योंकि प्रयागराज हत्याकांड के बाद से जहां सियासत उबाल मार रही है, वहीं अब उमेश पाल हत्याकांड में रंगदारी का कनेक्शन सामने आया। जानकारी के मुताबिक उमेश पाल से अतीक के गुर्गों ने 1 करोड़ की रंगदारी मांगी थी, जिसकी शिकायत उमेश पाल ने पुलिस में दर्ज कराई थी। लेकिन उमेश पाल की इस शिकायत के बाद भी पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। अगर लिया होता तो शायद प्रयागराज हत्याकांड नहीं होता। उमेश पाल हत्याकांड का रंगदारी कनेक्शन, शिकायत के बाद भी पुलिस ने नहीं लिया था एक्शन। 1 करोड़ की मांगी थी रंगदारी, पुलिस की गलती ने उमेश की जिंदगी मुश्किल में डाली। प्रयागराज के उमेश पाल हत्याकांड की तस्वीर जब भी सामने आती है, लोग दहशत से भर जाते हैं, क्योंकि दिन दहाड़े गोली बरसाते ऐसे शूटर बम से एक पूरे इलाके को धुआं करते हत्यारे, जैसे मानो कोई फिल्म का सीन चल रहा हो, जिसमें एक कट के बाद सब खत्म हो जाएगा। लेकिन उमेश पाल हत्याकांड में खत्म होने की जगह हर दिन एक नया खुलासा, एक नई कहानी सामने आ रही, क्योंकि अब जो खुलासा हुआ उसने न सिर्फ कानून व्यवस्था पर बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा दिया, बल्कि पुलिस की बड़ी लापरवाही को भी बेपर्दा कर दिया। क्योंकि जानकारी के मुताबिक उमेश पाल से 1 करोड़ की रंगदारी मांगी गई थी। ये रंगदारी उमेश से धूमनगंज के उसकी करोड़ों की जमीन के एवज में मांगी गई थी, जो किसी और ने नहीं बल्कि अतीक अहमद के गुर्गों ने मांगी थी। क्योंकि 24 अगस्त 2022 में उमेश पाल ने धूमनगंज थाने में अतीक के 5 गुर्गों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया था। एफआईआर में खालिद जफर, मोहम्मद मुस्लिम, दिलीप कुशवाहा और अबू साद को नामजद किया गया था। इसमें खालिद जफर वही शख्स था जो असलहों से लैस होकर उमेश पाल की जमीन पर कब्जा करने के लिए पहुंचा था। उमेश पाल को धमकाते हुए अतीक के गुर्गों ने कहा था कि अतीक का आदेश है, 1 करोड़ दे दो वरना जमीन भूल जा, और धमकी देते हुए यहाँ तक कह दिया था कि अगर 1 करोड़ रुपए नहीं दिए तो जान से हाथ धोना पड़ जाएगा। और वही हुआ, क्योंकि उमेश पाल ने रंगदारी देने की जगह अतीक के गुर्गों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी थी, जिससे
साबरमती जेल में बंद अतीक अहमद नाराज हो गया था। उमेश पाल की इस नाफरमानी को बताने के लिए अतीक के 2 गुर्गे साबरमती जेल भी पहुंचे थे और वहीं से उन्हें उमेश पाल की हत्या का इशारा मिला था। और फिर 24 फरवरी को वो तस्वीर आई जिसने पूरे देश को दहशत से भर दिया। पुलिस को इस मामले में एक नया एंगल मिला है। दरअसल पुलिस को इस बात की पुख्ता जानकारी मिली है कि गुजरात की साबरमती जेल में बंद पूर्व बाहुबली सांसद अतीक अहमद ने अपने गुर्गों के जरिए उमेश पाल से पिछले साल 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगे थे और रंगदारी नहीं दिए जाने पर अंजाम भुगतने की धमकी दी थी। उमेश पाल ने 1 करोड़ रुपए की रंगदारी देने के बजाय इस मामले में पुलिस में शिकायत कर दी थी। इसी मामले को लेकर यानी रंगदारी नहीं दिए जाने और पुलिस में शिकायत किए जाने से अशरफ और अतीक दोनों तिलमिला गए थे। दोनों ने जेल में बैठकर हत्या की साजिश रची। लेकिन इस पूरे मामले में पुलिस की बड़ी लापरवाही रही, क्योंकि उमेश पाल की शिकायत के बाद भी पुलिस ने कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की, जिससे उमेश के हत्यारों का हौसला बढ़ गया। क्योंकि अगर पुलिस ने उमेश पाल की शिकायत के बाद सख्ती से एक्शन लिया होता तो शायद प्रयागराज हत्याकांड न होता। हैरानी की बात यह है कि उमेश पाल राजू पाल हत्याकांड का गवाह था। वो पहले से ही अतीक के गुर्गों के निशाने पर था। उस पर कई बार हमले की कोशिश भी हुई, लेकिन इसके बाद भी पुलिस ने उमेश पाल की शिकायत को गंभीरता से नहीं लिया। और अब प्रयागराज हत्याकांड के 10 दिन बीतने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। वो अब तक कोई बड़ी कार्रवाई नहीं कर पाई, क्योंकि जिस बमबाज गुड्डू मुस्लिम की पहचान हुई उसकी तलाश में एसटीएफ लगातार छापेमारी तो कर रही, लेकिन वो कहां है ये ढूंढ नहीं पा रही। उमेश पाल हत्याकांड के 10 दिन बीतने वाले हैं, लेकिन इस जघन्य हत्याकांड में शामिल 10 शूटर का पुलिस अभी तक कोई सुराग नहीं लगा सकी है। ना ही माफिया डॉन अतीक अहमद के बेटे असद का पता लगा और ना ही बम बरसाने वाले गुड्डू मुस्लिम की कोई खोज खबर मिली। हालांकि इस बीच एसटीएफ के साथ ही प्रयागराज पुलिस और क्राइम ब्रांच ने उत्तर प्रदेश के 200 से ज्यादा ठिकानों में दबिश देने के साथ ही आसपास के राज्यों में भी छानबीन की। और अब सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक हत्यारों के देवरिया और कौशाम्बी के रास्ते नेपाल भागने की बात कही जा रही। और अब सवाल इस बात का है कि क्या प्रयागराज हत्याकांड में कार्रवाई के नाम पर सिर्फ बुलडोजर चलेगा या फिर हत्यारों पर भी एक्शन होगा। प्रयागराज से मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा। जब से प्रयागराज हत्याकांड हुआ है, माफिया अतीक और उसके गुर्गों पर ताबड़तोड़ एक्शन लिए जा रहे हैं। लेकिन अब पुलिस ने अतीक अहमद पर बड़ी कार्रवाई करते हुए उसके 2 बेटों को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इस कार्रवाई के बाद शूटर्स अपने हथियार डालेंगे। ये रिपोर्ट है। प्रयागराज हत्याकांड में बड़ी कार्रवाई, अतीक के 2 बेटों की गिरफ्तारी, माफिया पर एक्शन ताबड़तोड़, सामने आई पुलिस की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। जहां एक तरफ अतीक अहमद के गुर्गों पर लगातार पीला पंजा तबाही बनकर गरज रहा है, वहीं अब अतीक पर पुलिस ने बड़ा एक्शन लेते हुए उसके 2 बेटों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसकी गवाही सीजीएम कोर्ट में पेश की गई। ये रिपोर्ट दे रही। इस रिपोर्ट धूमनगंज पुलिस ने कोर्ट को बताया कि उसने 2 मार्च को अतीक के 2 नाबालिग बेटों एजम और अबान अहमद को गिरफ्तार कर बाल सुधार गृह भेज दिया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि पुलिस अतीक के बेटों की गिरफ्तारी तो 2 मार्च को की थी, लेकिन रिपोर्ट 4 मार्च को सामने आई। अब सवाल इस बात का है कि आखिर पुलिस ने क्यों अतीक के बेटों की गिरफ्तारी की बात छिपा कर रखी, क्योंकि गिरफ्तारी के तुरंत बाद ये बात सामने नहीं रखी गई। उमेश पाल शूटआउट केस में माफिया अतीक अहमद के साथ ही उसका पूरा परिवार आरोपी है। प्रयागराज पुलिस ने माफिया अतीक अहमद के दोनों छोटे बेटों को गिरफ्तार कर उन्हें बाल सुधार गृह भेज दिया है। ऐसा इसलिए क्योंकि दोनों बेटे नाबालिग हैं। सवाल ये उठता है कि अगर पुलिस ने 2 मार्च को ही एहजम और एबान को गिरफ्तार कर उन्हें बाल सुधार गृह भेज दिया था, तो इतने हाईलाइटेड केस की जानकारी मीडिया को क्यों नहीं दी? मीडिया को इसकी जानकारी कोर्ट रिपोर्ट से क्यों हुई? और एक सवाल ये भी उठता है कि 2 मार्च की जिस तारीख को एहजम और आबान की गिरफ्तारी दिखाई गई, उसी दिन प्रयागराज पुलिस ने सीजीएम कोर्ट में एक रिपोर्ट पेश की थी, जिसमें यह दावा किया गया था कि वो दोनों ना तो गिरफ्तार हुए हैं और ना ही उन्हें पूछताछ के लिए थाने लाया गया है। गौरतलब है कि जब से प्रयागराज में उमेश पाल और उनके 2 गनर की हत्या हुई, तब से पुलिस पर कार्रवाई का दबाव बना हुआ है। पुलिस ने जहां एक मुठभेड़ में अरबाज नाम के आरोपी को मार गिराया, वहीं आरोपी सदाकत को भी
गिरफ्तार कर लिया। लेकिन जिस तरह से अतीक के बेटों की गिरफ्तारी की गई, वो अतीक पर बड़ी चोट मानी जा रही, क्योंकि अतीक के बेटों की इस गिरफ्तारी से अतीक के शूटर पर न सिर्फ दबाव बनेगा, बल्कि पुलिस को इस केस को सॉल्व करने में मदद मिलेगी। क्योंकि जब से प्रयागराज गोलियों से दहला है, एक ही सवाल पश्चिम से पूर्वांचल तक है और अवध से बुंदेलखंड तक कि आखिर उमेश पाल की हत्यारे कब तक पकड़े जाएंगे। प्रयागराज से मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा। और अब बात पूरब से पश्चिम तक डॉन का सिंडिकेट, मेरठ में माफिया राज पर बड़ा खुलासा, क्योंकि अब पूर्वांचल के बाद पश्चिम में अतीक का बड़ा कनेक्शन सामने आया और इस कनेक्शन ने बड़े बड़े अधिकारियों को मुश्किल में डाल दिया, क्योंकि अब मेरठ में अतीक के काले कारोबार के बारे में पता चला, जहां अतीक ने अपने सिंडिकेट के जरिए अरबों की जमीन कब्जाई और अब खुलासा हुआ तो हड़कंप मचा हुआ है। सवाल इस बात का है कि क्या सरकार अतीक के मेरठ वाले इस काले कारोबार पर एक्शन लेगी? पूर्वांचल से पश्चिम तक अतीक का काला कारोबार खुलासे के बाद क्या करेगी सरकार? क्या मेरठ में भी गरजेगा बुलडोजर? पश्चिम में अतीक के सिंडिकेट से हलचल। जब से प्रयागराज हत्याकांड हुआ, माफिया अतीक के बुरे दिन शुरू हो गए। बुलडोजर ने अतीक और उसके गुर्गों की कमर तोड़ दी, लेकिन अब अतीक अहमद के मेरठ कनेक्शन ने लखनऊ तक हलचल बढ़ा दी है, क्योंकि मेरठ में अतीक के काले कारोबार के बारे में पता चला है। क्योंकि अतीक की एक नजर जहां प्रयागराज पर थी, तो दूसरी नजर मेरठ की उस बेशकीमती जमीन पर थी जो आवास विकास अपनी योजना के लिए अधिग्रहित कर रहा था। अतीक ने अपने रसूख का इस्तेमाल कर न सिर्फ बेशकीमती जमीन को अर्जन से मुक्त कराया, बल्कि उस पर कई कॉलोनियां खड़ी कर दी, जिसमें अरबों की कीमत के सैकड़ों फ्लैट बना दिए गए। जानकारी के मुताबिक मेरठ में अतीक का एक पूरा सिंडिकेट काम करता था, जो पहले जानकारी जुटाता था कि आखिर किस जमीन को अर्जन मुक्त कराने से अरबों का फायदा होगा। ये पूरा खेल बड़ी बारीकी से खेला गया और किसी को भनक तक नहीं लगी। बाहुबली अतीक अहमद का रसूख पूर्वांचल तक नहीं बल्कि पश्चिम तक भी दिखाई देता है। ये वो महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं जो एबीपी गंगा के पास हैं और जिनमें साफ लिखा है कि किस तरीके से अतीक अहमद ने तत्कालीन मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर इस 70 एकड़ जमीन को अधिग्रहण से मुक्त करने की सिफारिश की थी, जिसके बाद इस 56 एकड़ जमीन को अधिग्रहण से मुक्त कर दिया गया, जिस पर कई बेशकीमती कॉलोनियां बसी हुई हैं। अब इसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि अतीक अहमद पूर्वांचल से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन पश्चिम में आवास विकास जिस जमीन को अधिग्रहण करना चाहता था, आखिर उसमें से 56 एकड़ भूमि को अधिग्रहण से मुक्त कराने के पीछे की उनकी मंशा क्या थी? दरअसल आवास विकास परिषद मेरठ ने जागृति विहार योजना के लिए 1 जून 2002 में धारा 28 के तहत 1130 एकड़ से ज्यादा की भूमि का अधिग्रहण करने के लिए गजट नोटिफिकेशन जारी किया था। तभी अतीक अहमद ने तत्कालीन सीएम को एक पत्र लिखा, जिसमें 70 एकड़ जमीन अर्जन मुक्त करने की सीएम से सिफारिश की गई। तर्क दिया गया कि कुछ किसानों ने छोटे छोटे मकान बनाए हैं, जबकि कुछ ने कॉलोनी बनाने के लिए मेरठ विकास प्राधिकरण में मानचित्र के लिए आवेदन दिया है। फिर 2005 में ये जमीन अर्जन मुक्त कर दी गई। अधिकारियों की माने तो करीब 56 बीघा जमीन अर्जन मुक्त की गई, लेकिन वो कैमरे पर बोलने से बच रहे हैं। आवास विकास परिषद को अपनी योजनाओं के लिए सैकड़ों बीघा यानी सैकड़ों एकड़ जमीन की जरूरत थी और आवास विकास परिषद को जिस जमीन का अधिग्रहण करना था, उसी में से 56 एकड़ जमीन को अतीक अहमद के पत्र के बाद अधिग्रहण यानी अर्जन से मुक्त कर दिया गया। यानी पूरी कहानी लखनऊ में बैठकर लिखी गई, पूरे रसूख की कहानी अतीक अहमद की दिखी और लखनऊ में मुख्यमंत्री को जब पत्र लिखा गया, सिफारिश की गई, उसके बाद ये प्रस्ताव बोर्ड में रखा गया और इस 56 एकड़ भूमि को अर्जन से मुक्त कर दिया गया। खुलासे में पता चला कि अतीक ने आवास विकास परिषद की इस योजना से चंद कदमों की दूरी पर ही सोमदत्त सिटी बसा दी। मतलब जो जमीन कौड़ियों की थी वो अरबों की हो गई। लेकिन अब खुलासे के बाद आवास विकास परिषद के अधिकारियों की नींद उड़ी है। रात दिन फाइल खंगाली जा रही और एक एक रिपोर्ट को लखनऊ भेजा जा रहा, क्योंकि मामला अतीक से जुड़ा है। इसलिए अधिकारियों को डर सता रहा कि कहीं पुराने अधिकारियों के कारनामे की गाज उन पर न गिर जाए। आवास विकास परिषद मेरठ के अधिकारी अतीक अहमद से जुड़ा मामला होने की वजह से इस मामले पर कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। उन्हें डर सता रहा है कि तत्कालीन आवास विकास परिषद के अधिकारियों के कारनामे की गाज
उन पर न गिर जाए। आवास विकास परिषद मेरठ के अधीक्षण अभियंता राजीव कुमार से कई बार बात करने की कोशिश की गई। उन्होंने फोन पर कुछ जानकारी तो जरूर दी, लेकिन कैमरे पर बोलने से बचते नजर आ रहे हैं। लेकिन उनके जवाब मिलने बाकी हैं, क्योंकि मेरठ से लखनऊ तक इस बात की चर्चा है कि आखिर अतीक ने किस भूमाफिया, किस कॉलोनाइजर या फिर किस बड़े रसूखदार के कहने पर तत्कालीन सीएम से ये सिफारिश की थी, और क्या अभी भी ये लोग अतीक अहमद के लिए काम कर रहे हैं। और अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि अतीक के मेरठ कनेक्शन के बाद सरकार क्या एक्शन लेती है। मेरठ से सनुज शर्मा, एबीपी गंगा। और विश्लेषण में अब बात बाबा बुलडोजर पर सियासी बवाल एम फैक्टर का सवाल, क्योंकि जब से प्रयागराज हत्याकांड में बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हुई है तब से सियासत गर्म है, क्योंकि सरकार जहां आरोपियों को मिट्टी में मिलाने की बात कह रही है, वहीं बसपा कह रही है कि यह कार्रवाई सिर्फ मुस्लिमों पर हो रही है। अब इसी को लेकर राजनीति गर्म हो गई है, क्योंकि पहले सपा ने ये आरोप लगाए थे और अब बसपा आरोप लगा रही है। अतीक से मुख्तार तक पीले पंजे की मार, राजधानी में सियासत धुआंधार। लगातार बुलडोजर दहाड़े, कब पकड़े जाएंगे हत्यारे। प्रयागराज हत्याकांड के बाद से सूबे की योगी सरकार ने माफिया को मिट्टी में मिलाने की मुहिम छेड़ दी है, क्योंकि एक तरफ अतीक अहमद के गुर्गों पर नॉन स्टॉप बुलडोजर चल रहा, तो दूसरी तरफ मुख्तार अंसारी पर ऑपरेशन महाबली ने खलबली मचा दी है। लेकिन जिस तरह से बुलडोजर अतीक के गुर्गों और मुख्तार के अवैध कब्जों पर नकेल कस रहा, उससे सियासत में भी हाहाकार मचा है। प्रदेश में पिछले कई दिनों से बुलडोजर की कार्रवाई लगातार तेज होती जा रही है। इसे लेकर सियासी घमासान भी मचा हुआ है और अब इस सियासी घमासान में बसपा की भी एंट्री हो गई है। बसपा विधानमंडल दल के नेता उमाशंकर सिंह ने बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर कहा कि अगर ये कार्रवाई अपराधियों पर हो रही है तो कोई बुराई नहीं, लेकिन पुलिस को चाहिए कि वो पहले अपराधियों को पकड़े और उसके बाद अपनी कार्रवाई को अंजाम दे, क्योंकि ऐसा ना हो कि इस कार्रवाई की जद में कोई बेगुनाह भी आ जाए। लेकिन जिस तरह से बुलडोजर दहाड़ रहा है, उसने सूबे की राजनीति को गरमा दिया है, क्योंकि अब तक सिर्फ सपा ही मिट्टी में मिलाने की बात का विरोध कर रही थी और अब बसपा भी ये कहते हुए विरोध करने लगी है कि प्रयागराज हत्याकांड के आरोपियों को गिरफ्तार करना चाहिए, किसी निर्दोष का घर ना उजाड़ा जाए। 8 दिन हो गए आज, जो अपराधी सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहे थे, उनमें से एक को भी उत्तर प्रदेश पुलिस अभी तक गिरफ्तार नहीं कर पाई है। ये तो उत्तर प्रदेश सरकार का लॉ एंड ऑर्डर है। आप उसको मुंह छिपाने के लिए अपराधियों से डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़े हुए लोगों के मकान बुलडोजर से गिरा रहे हैं, उसका क्या फायदा है? जो बेगुनाह लोग हैं उनको सड़क पर क्यों ला रहे हो आप? अभी तो इतना दिन टाइम बीत गया, अभी तो जो शूटर्स थे, शूटर नहीं पकड़े गए। पहले तो सबसे पहले आवश्यक है कि जो लोग उसमें इन्वॉल्व हैं और वो साफ सरकार कह रही है कि नहीं सब पहचान लिए गए हैं, मुझे लगता है कि पहले उनको अरेस्ट करना चाहिए, जिससे कि वस्तुस्थिति सही पता चल पाए कि किसका इन्वॉल्वमेंट है। और कार्रवाई करने से पहले सरकार को पूरी तरफ से किसी के ऊपर भी यह एश्योर होना चाहिए कि कोई निर्दोष आदमी के ऊपर न कार्रवाई हो जाए, तो जो दोषी हो उसी के खिलाफ कार्रवाई हो, निर्दोष को इसमें न इन्वॉल्व किया जाए। वहीं विपक्ष के चौतरफा हमलों पर भाजपा ये कहते हुए सफाई दे रही कि वो सिर्फ कानून से खिलवाड़ करने वालों पर एक्शन ले रही। जीरो टॉलरेंस पे हमारी योगी सरकार काम करती है और उत्तर प्रदेश में अगर रहना है तो कानून व्यवस्था के दायरे में रहना पड़ेगा। स्पष्ट संदेश है हमारे मुख्यमंत्री जी का, और तमाम अपराधियों के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए उसको भी जमींदोज करने का काम किया और उनको सख्त से सख्त कड़ी कार्रवाई करके हम उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था स्थापित करने के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हैं। दरअसल बुलडोजर पर सवाल उस वक्त भी खड़े हुए थे जब कानपुर देहात में एक मां बेटी की मौत हो गई। ये घटना इतनी गंभीर थी कि समूचा विपक्ष हमलावर हुआ था, जिसके बाद बुलडोजर पर थोड़े वक्त के लिए ब्रेक लग गया था। लेकिन प्रयागराज हत्याकांड के बाद बुलडोजर फिर से एक्शन में लौट आया है। प्रयागराज से मोहम्मद मोइन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।